नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर का तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। बिहार चुनाव के लिए एनडीए की सीटों का ऐलान। बीजेपी 160, पासवान 40 और मांझी लड़ेंगे 20 सीटों पर। विपक्ष ने कहा समझौता मांझी का अपमान। भारत और अमेरिका के बीच कारोबार 5 गुना करने का लक्ष्य। वित्त मंत्री का टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने का वादा। विदेशी निवेशकों से मौके का फायदा उठाने की अपील। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से शिक्षा मित्रों में मायूसी। कन्नौज में शिक्षा मित्र ने की खुदकुशी। फैसले को चुनौती देगी सरकार। एसआईटी करेगी झाबुआ ब्लास्ट की जांच। मुख्य आरोपी परिवार के साथ फरार। पीड़ितों को 5 लाख रुपए और नौकरी का ऐलान। और यूएस ओपन में सानिया हिंगिस की जोड़ी ने लहराया परचम। सानिया के करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से राज्य के शिक्षा मित्रों में निराशा है। दैनिक भास्कर अखबार के मुताबिक राज्य भर में सदमे और मायूसी से अब तक 7 शिक्षा मित्रों की मौत की खबर है। इस बीच राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। वहीं आज विरोध स्वरूप प्रदेश में शिक्षा मित्रों ने काम नहीं किया। शिक्षा मित्रों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने राज्य के करीब 1.25 लाख शिक्षा मित्रों को हिला कर रख दिया है। कन्नौज में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र बाबू सिंह इतने मायूस हुए कि उन्होंने मौत को ही गले लगा लिया। हाई कोर्ट ने फैसला किया हमारी नौकरी खतरे में, तो इसीलिए उसने फांसी लगाई। वहीं शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का फैसला पलटते हुए शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक पद पर बहाली रद्द कर दी थी। इस फैसले के बाद राज्य के अलग अलग जिलों में शिक्षा मित्रों की सदमे से मौत या खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं। बरेली में तो 3400 लोगों ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। हमें इच्छा मृत्यु दे रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है। हम 3400 परिवार जब सड़क पे आ गए हैं तो हम इच्छा मृत्यु, हमें कोई दो राय नहीं है। हम स्वयं मरने को तैयार हैं, बस राष्ट्रपति की हमें उसका इंतजार है। इस बीच राज्य सरकार ने मरने वाले शिक्षा मित्रों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है। उनको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, न उठावें जिससे उनका परिवार, समाज और हमारा शिक्षा विभाग दुखी हो। उनकी हर संभव सहायता सरकार करेगी। 2009 में तत्कालीन बीएसपी सरकार ने 2 वर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन से ली थी, जिसके आधार पर शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के तहत 2 साल का बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया। 2012 में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का फैसला किया। अदालत के इस फैसले के बाद अब शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले को समझने और कहां पर और किससे चूक हुई है समझने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं विक्रम सिंह, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश से। विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है, राज्य सरकार ये दावा कर रही है विक्रम सिंह जी कि वो अपर कोर्ट में जाएगी, ऊपरी अदालत में जाएगी, लेकिन क्या वाकई सरकार के पास तथ्य या उसका केस इतना मजबूत है कि उसको उम्मीद है कि ऊपरी अदालत शायद उसके पक्ष में खड़ी हो, या फिर ये सिर्फ बरगलाने या भरमाने की कोशिश भर दिखता है? स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप स्मरण करें कि कतिपय राजनीतिक दलों ने अपने विभिन्न घोषणा पत्रों में इस बात की घोषणा की थी कि ये उनके द्वारा यह कार्य संपादित किया जाएगा, लेकिन उनके द्वारा जो संपादित किया गया वो इतना दोषपूर्ण था कि हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में यह टिप्पणी की है कि जो रिक्तियां थी उनके अनुसार आपने नियुक्तियां नहीं की हैं। इसके अलावा जो सरकार की घोषित आरक्षण यानी रिजर्वेशन पॉलिसी थी, आपने उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके मनमाने तरीके से कार्य किया। अब इतने बड़े फ्लॉज के बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो पहली चीज सुप्रीम कोर्ट आपको इस बात की फटकार लगाएगी कि आप तरीके से बिना सोचे समझे एक चपरासी की नियुक्त होती है तो वित्त
और तमाम विभाग उसमें प्रमाण पत्र देते हैं कि इस एक चपरासी की आवश्यकता है। इतनी बड़ी भर्ती करने के पूर्व क्या आपने वांछित होमवर्क, क्या वांछित तैयारी क्यों नहीं की? और आज जो एक ट्रेजेडी सामने आ रही है, क्या उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाते हैं, ये भी एक भ्रम की स्थिति होगी और उससे कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत सार्थक उनके लाभ मिलने वाला मुझे कम से कम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। जी, और विक्रम सिंह जी, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से सहायक अध्यापक की नियमावली है, यानी कि उनके रिक्रूटमेंट को लेकर जो नॉर्म्स या नियम हैं, इस पूरे अगर भर्ती को देखें तो कहीं उन नियमों पर कोई भी, चाहे वो योग्यता का हो, अनिवार्य योग्यता, या फिर प्रोसेस हो, दोनों फुलफिल नहीं किए गए। ऐसे में क्या कोई उम्मीद दिखती है, या फिर महज जो एक आरोप लगता है कि जो भी सरकार आती है वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाती है जो कि तत्कालिक तौर पर तो लगते हैं कि ठीक है या लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन दीर्घकाल में वो बहुत ही खतरनाक होते हैं? आपका विश्लेषण बहुत ही सही और माकूल है, क्योंकि इसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक त्रुटि नहीं हुई है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसमें त्रुटियां हुई हैं और ऐसी गंभीर त्रुटियां हुई हैं। मसलन अगर आप देखें, राइट टू एजुकेशन एक्ट लाने के बाद आप बहुत सारे कार्य किए जो कि सर्वथा अवैधानिक और अमान्य होंगे। आप सुप्रीम कोर्ट किस मुंह से जाएंगे? वहां तो अगर आप ये देखें कि अभी हाई कोर्ट ने आपकी 2 गलतियों पर प्रकाश डाला है, आरक्षण नीति के ऊपर और आपकी रिक्तियों के आधार पर। रिक्तियां थी कम, भर्ती की ज्यादा। वहां पर जाके जब ये सब तमाम और तथ्य प्रकाश में आएंगे तो उसके बाद स्थिति और असमंजस की हो जाएगी और कहीं ऐसा न हो कि और ज्यादा व्यापक स्ट्रिक्चर और प्रतिकूल न्यायालय के निर्णय आ जाएं और उससे और स्थिति विषम हो जाए। ये तो ऐसी स्थिति हो गई क्योंकि जो नी जर्क रिएक्शंस प्रशासनिक लिए गए हैं, बिना सोचे समझे लिए गए हैं, बिना वांछित लीगल ओपिनियन लिए गए हैं, उसका दुष्परिणाम अब सामने है। और विक्रम सिंह जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो युवा जो कि इन भर्तियों के जरिए, जिसने एक नौकरी का सपना देखा, और हमने देखा कि इन नौकरियों में भी करप्शन एक बड़ा मुद्दा था जब ये भर्तियां हुई थीं, कैसे और क्या विकल्प उसके सामने है अगर कानूनी तौर पर वो कुछ करना भी चाहे तो? देखिए, कानूनी तौर पे कोई मर्सी पिटिशन इनकी तरफ से, जैसे इच्छा मृत्यु के राष्ट्रपति को, पूरा देश इनके साथ संवेदना में है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर 1, 2, 10, 100, 200, 1000, 2000 का प्रकरण होता तो कुछ संभावना थी। 2.25 लाख एक ऐसी संख्या है, पूरे उत्तर प्रदेश का पुलिस बल भी 2 लाख है। अगर आप मान ले कितने विभागों में कितनी रिक्तियां निकालेंगे, कितना समायोजन करेंगे, कहां कहां कितने प्रकार से इन बच्चों का समायोजन कर पाएंगे। अगर समायोजन नहीं हो पाता है तो इनका कुंठाग्रस्त होना स्वाभाविक है। क्या क्या विकल्प है? मेरा तो परामर्श ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक इस प्रकार का कि ये बिना नज़ीर माने इसको चलने दिया जाए। एक विकल्प ये है कि इसके पहले भी ये हुआ कि बिना इसको नज़ीर माने और जो प्रशिक्षण है उसको प्रशिक्षण देने के उपरांत उसको मान्य कर लें। जिन्होंने रिजर्वेशन की नज़रअंदाज किया है तो उसमें रिक्तियां और बढ़ा करके कोई कार्रवाई इस पर विचार कर लिया जाए। लेकिन ये एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये इतनी विकराल समस्या है कि आप एक का समाधान करते नहीं कि 4 और खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपने रिजर्वेशन में कोई छूट दे दी तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। अगर आपने इसमें शिक्षा के स्तर को, अगर आपने उसको शिथिल किया मानकों को, तो आप औरों ने क्या पाप किया है? जो कि पोस्ट ग्रेजुएट है, जिन्होंने बीएड किया है, जिन्होंने टीईटी पास किया है, उनका क्या दोष रहा है? इसमें कोई समाधान कोई बहुत सहज और सरल नहीं होने वाला है और इसमें बहुत व्यापक स्तर पे, और मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश और बिना न्यायालय के अनुमति के, बिना न्यायालय की सहमति के, बिना न्यायालय की कृपा के इसका समाधान मुझे प्रशासनिक तौर पे तो नहीं दिख रहा है। और एक और जो अहम चीज़ दिखती है विक्रम सिंह जी की, वो युवा, मैं कहूँ कि उनके परिवार के लोग जिनका कोई भी दोष नहीं दिखता इस पूरे मसले पर, क्योंकि सरकार नियुक्तियों को निकालती है, वो रिक्रूट करती है और सरकारी सपने का एक जो सपना है वो दिखाती है युवाओं को। किस तरीके से छला जा रहा है राजनीतिक फसल को काटने के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एक समाज के बड़े यूथ के हिस्से को। बड़ा मार्मिक पहलू आपने उठाया है कि घोषणा पत्र में घोषणा तो कर दी और उस घोषणा को पूर्ण करने के लिए मनमाने तरीके से सरकार की आरक्षण रीति, रिक्तियों का बिना ध्यान दिए आपने जगहों की आपूर्ति 2.25 लाख की कर दी। यहाँ एक चपरासी की भर्ती नहीं हो सकती है सामान्यतया, और वहाँ 2.25 लाख की। और उसका जो मानवीय पहलू जिस पर आपने प्रकाश डाला है, ये इतना मार्मिक है
इतना मार्मिक है। और इसमें अब तक मुझे बताया गया है कि दुर्भाग्य से 9 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उन परिवारों ने जिन्होंने माननीय राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की आज्ञा आप समझ सकते हैं कि किस मनोदशा में होंगे। और इसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाके आपको रिलीफ दिला देंगे, ये मैं समझता हूं जले पे नमक छिड़कने से कम नहीं है। जी विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम तकनीकी पहलुओं को दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ज़रूर कह रही है कि वो ऊपरी अदालत में जाएगी, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, जो पूरा केस है, उसमें ऐसा लगता है कि पूरी तरह से राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों को लेकर कोई भी पैरामीटर फुलफिल नहीं किया है। तो फिलहाल पहली खबर में इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। बात आम आवाम की, जीवन संग्राम की, दुनिया जहान की, जो करती है आप पर असर। हम बनाते हैं उसको खबर। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। देखिए RSTV विशेष सोमवार से शुक्रवार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और बात बिहार चुनाव की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर आज आखिरकार सहमति बन गई। समझौते के तहत 243 सीटों में से बीजेपी 160, एलजेपी 40, आरएलएसपी 23 और जीतन राम मांझी का हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार की जनता से एनडीए गठबंधन को एक मौका देने की अपील की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी का आखिरी समय में बनाया गया दबाव कारगर रहा। उन्हें एनडीए गठबंधन में कुछ अधिक सीटें मिल गई हैं। औपचारिक तौर पर उन्हें 20 सीटें दी गई हैं, लेकिन उनकी पसंद के कुछ उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में बीजेपी के 160 के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को सबसे अधिक 40 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसमें से भारतीय जनता पार्टी 160 सीट लड़ेगी, लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट लड़ेगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 23 सीट लड़ेगी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा 20 सीट लड़ेंगे और साथ में उनके कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर भी लड़ेंगे। उसमें हमने निर्णय मांझी साहब पर छोड़ा है। मांझी साहब जो निर्णय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर महादलितों का अपमान करने का आरोप लगाया था, लेकिन मांझी ने उसी दांव से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। उन्होंने गठबंधन में रामविलास पासवान के बराबर सीटों की मांग कर दी। मांझी की पार्टी बेशक नई है, लेकिन उन्होंने बीजेपी से मंझे हुए नेता के अंदाज में मोल भाव किया। इसी मोल भाव के चलते ऐलान में भी 2 दिन की देरी हुई। हम एनडीए के पक्ष की बात कर रहे थे कि जिसका जनाधार है, जो पॉपुलर है गरीबों में, अगर उसको सीट ज़्यादा दीजिएगा, लड़ने का उसको मौका मिलेगा, हम समझते हैं कि उसके उम्मीदवार ज़्यादा जीत। इसीलिए आप इस पर विचार करें। जो भी सीट का बंटवारा हुआ है, वो सीट का बंटवारा चाहे जितनी संख्या जिसको मिले, वो पार्टी का नहीं है, सब एनडीए का उम्मीदवार है और हर लोगों को जो है एनडीए के उम्मीदवार को जिताना पहला हमारा लक्ष्य होगा। बीजेपी ने इस गठबंधन में अपने लिए 243 में से 160 सीटें हासिल कर ली हैं, यानी उसके पास अभी भी इतनी सीट संख्या है कि वो अपने दम पर सरकार बनाने की महत्वाकांक्षा रख सकती है। लेकिन बिहार का सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि वो प्रचार में अपने सहयोगियों के बिना आगे नहीं जा सकती। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी।
एनडीए और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे के बाद विपक्षी महागठबंधन के दलों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी ने बीजेपी पर हमले के लिए जीतन राम मांझी के अपमान को मुद्दा बनाया है। जीतन राम मांझी को मनाए जाने के बाद एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति तो बन गई है, लेकिन महागठबंधन के दलों ने रणनीति के तहत अब मांझी को मिली सीटों को मुद्दा बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मांझी जी के साथ बैठकर समझौता किया, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति के नेता के प्रति किस तरह के विचार हैं और किस तरह से उनको वो डील करते हैं, यह देश की जनता ने देखा है। जो व्यक्ति हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, उसको उन्होंने वहाँ पर भिक्षुक की तरह से व्यवहार किया है। हमारे यहाँ मांझी जी के पास 140 एमएलए थे, वहाँ सीट लड़ने के लिए 20 ही मिली। बॉडी लैंग्वेज देखिए तो मांझी जी कहीं न कहीं बहुत ही असहज और दुखी लग रहे थे, और जाहिर है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि भाजपा का मूल चरित्र सामंतवादी है और रणवीर सेना को जन्म देने वाले लोग भाजपा में मुखर हैं। उन मुखर लोगों के साथ जो भी थोड़ा बहुत आधार समूह है मांझी जी का, वो बिल्कुल बूथ पे खड़ा होकर के सहज नहीं महसूस करेगा। कम से कम ईवीएम का बटन उसी सिंबल के लिए नहीं दबाएगा। उधर आरजेडी से अलग हुए और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कहा कि गठबंधन में बड़े राजनीतिक दल छोटे दलों का इस्तेमाल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की ही ये सूझबूझ होगी कि समझौता हो, लेकिन जिस तरीके से स्टेट बीजेपी ने इस्तेमाल किया है और मांझी जी को, तो फर्क क्या है? नीतीश कुमार ने भी लात मारा और इन लोगों ने, स्टेट बीजेपी ने भी इस्तेमाल करके लात मारने की कोशिश की। तो ये लोग इस्तेमाल ही करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं मुझे नहीं, सब कहते हैं कि मैं अच्छा। बिहार में मुकाबला एनडीए गठबंधन बनाम महागठबंधन के बीच है और अब दोनों ही ओर से सीटों का बंटवारा तय होने के बाद एक दूसरे पर आरोपों के तीर भी तेज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने ये जानकारी दी। 5 दौर के मतदान के लिए 62,779 मतदान केंद्र होंगे और ये पहला मौका होगा जब किसी भी चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। और इसके अलावा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य में 323 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, जिनमें 243 सामान्य जबकि 80 वित्तीय पर्यवेक्षक होंगे। इससे चुनाव में अवैध राशि के इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। राज्य पुलिस और होमगार्ड के जवानों का इस्तेमाल पोलिंग केंद्रों पर लाइन लगाने और दूसरे कामों के लिए होगा। खर्च निगरानी टीम नामांकन के पहले दिन से ही काम शुरू करेगी। बिहार में पहले दौर के लिए 12 अक्टूबर को मतदान होना है और उसके लिए 16 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शनिवार को हुए विस्फोट की एसआईटी जांच करेगी। पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। उन्होंने हादसे के शिकार लोगों के परिजनों को रोजगार और 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। एनआईए की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया है। झाबुआ के पेटलावाद कस्बे में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। 2 दिन पहले हुए भीषण धमाके से लोग अब भी सदमे में हैं। सब लोग सदमे में बैठे हुए हैं। आज बड़ी हिम्मत करके दुकान खोली है हम लोगों ने। आज ये जो घटना हुई, इससे पूरे गांव में दहशत फैली हुई है। हर गली में मातम छाया हुआ है। अब जाके धीरे धीरे से मार्केट हल्का हल्का खुल रहा है। हादसे के 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस घटनास्थल से धमाके से जुड़े सबूत जुटा रही है। हादसे का मुख्य आरोपी राजेंद्र कासवा अभी भी फरार है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। पुलिस उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने राजेंद्र कासवा के भाई के गोदाम से 69 डेटोनेटर भी बरामद किए हैं। इन पर लगातार कार्रवाई जारी है। कल ही रात में 2 जगह चेकिंग करके 2 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने विस्फोट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हमने तय किया है 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे ताकि लगभग 4,000 रुपए महीने उससे आए। आंगनबाड़ी में करवाएंगे जो जिसकी जैसी योग्यता है। फिर मकान भी एक आवास योजना के अंतर्गत देंगे ताकि मकान ठीक से बन जाए। शनिवार को झाबुआ के पेटलावाद में बस स्टैंड के करीब एक होटल में गैस सिलेंडर फट गया था। उसके बाद पास में स्थित विस्फोटक के गोदाम में धमाका हो गया। इस हादसे में 89 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में डेंगू का कहर नहीं रुक रहा। राजधानी में इस बीमारी से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को सभी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। हालांकि दिल्ली सरकार और नगर निगम
डेंगू से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में मरीजों को कई दिक्कतों से जूझना पड़ता है। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी में पिछले एक हफ्ते में 613 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 1872 हो गई है। मरीजों के इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में बेड बढ़ाने और निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मैंने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से खुद बातचीत की है और मैंने उनसे कहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और ये चार्जिंग जो है वो ओवर चार्जिंग नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार सितंबर में अब तक सबसे ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हुए हैं। इस चिंताजनक हालात के बावजूद दिल्ली सरकार और नगर निगम अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम का दावा कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर डेंगू को ठीक से मैनेज किया जाएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। हमने एंटिसिपेट किया था लास्ट ईयर से दुगना हो सकता है, हमने 3 गुने का अंजाम किया। ये जरूर है कि डेंगू के केसेस थोड़े बड़े हैं, लेकिन डेंगू महामारी नहीं है और डेंगू के केस को अंडर कंट्रोल किया जा रहा है, सब कंट्रोल्ड है। हमारे पास दवाई पर्याप्त है, हमारे पास स्टाफ पर्याप्त है। इन दावों के उलट अस्पतालों में इंतजाम नाकाफी हैं। हालांकि सरकारें हरकत में तो आई हैं, लेकिन आंकड़े अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। उधर उड़ीसा में भी सितंबर में अब तक 370 मरीज डेंगू से पीड़ित पाए गए हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को भी जागरूक रहने के साथ एहतियात बरतने की जरूरत है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। भारत और अमेरिका ने अगले कुछ वर्षों में आपसी व्यापार 5 गुना करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अमेरिकी निवेशकों के लिए भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अपार मौके हैं। 11वें भारत अमेरिका आर्थिक सम्मेलन में आज जेटली ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे निष्पक्ष और विश्वसनीय कराधान प्रणाली तैयार करने पर काम कर रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का मानना है कि हालिया वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल भारत के लिए चिंता का विषय नहीं है। दिल्ली में 11वें भारत अमेरिका आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को बेहतर माहौल मुहैया कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए कराधान कानूनों में जरूरी बदलाव और कारोबार में सुगमता के लिए तेजी से कदम उठा रही है। Both the President of the United States and the Prime Minister have now set a very ambitious goal for bilateral trade to increase it 5 times from 100 billion to 500 billion over the next few years. अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही रक्षा क्षेत्र में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इसके लिए रक्षा क्षेत्र को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया गया है। Defense sector today has been opened up. A very large number of joint ventures are being entered into. The state is actively encouraging them, and we hope that from being only an exclusive importer of these products, we also start becoming a manufacturer of these products. It's only then that the Make in India becomes a reality. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के आखिर में अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान नरेंद्र मोदी सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री जेटली का मानना है कि मोदी की यात्रा का इन दोनों देशों के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। थोक महंगाई के मोर्चे पर सरकार को थोड़ी और राहत मिली है। थोक महंगाई दर में लगातार 10वें महीने गिरावट। अगस्त में ये -4.95 के ऐतिहासिक स्तर पर थी। जुलाई में आंकड़ा 0 से 4.05% नीचे था। ईंधन और सब्जियों के थोक भाव में कमी इसकी सबसे बड़ी वजह है। बीते साल नवंबर से थोक मुद्रास्फीति लगातार 0 से नीचे बनी हुई है। हालांकि दाल और प्याज के दाम ऊंचे हैं। अगस्त में प्याज 65.2% और दालें करीब 36% के आसपास महंगी हुई। ईंधन और बिजली सेगमेंट में मुद्रास्फीति 0 से नीचे 16.50 थी। इस बीच खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 3.66% रही और जुलाई में यह आंकड़ा 3.69% था। हालांकि अगस्त में खाने पीने के सामान की महंगाई दर 2.15 से बढ़कर 2.2% हो गई। That's all right. During the monsoon period and because of seasonal variation, some products may go up. But overall, inflation continues to moderate and seems to be under control. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी मंगलवार को 4 दिन की यात्रा पर पूर्वी एशियाई देश कंबोडिया और लाओस की यात्रा के लिए रवाना होंगे। चीन से सटे इन दोनों देशों के साथ भारत के संबंधों को पुख्ता करने के लिहाज से इस यात्रा को
बेहद अहम माना जा रहा है। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत आसियान देशों के साथ गहरे संबंधों का इच्छुक है और ये दोनों देश अपने विकास और क्षेत्र के संतुलन में भारत की सक्रिय भूमिका चाहते हैं। दोनों देशों में उपराष्ट्रपति वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे और उनकी यात्रा के दौरान इन देशों के साथ अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। वो 18 सितंबर को वापस दिल्ली आएंगे। Honorable Vice President of India will be meeting the Cambodian Prime Minister Hun Sen and other leaders of Cambodia during the forthcoming visit, and we will reaffirm our commitment to strengthen and consolidate our relations. Also, we will be this will give us a chance to enhance our economic engagement. तो बुलेटिन के आखिर में आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में आज नाटकीय तरीके से टोनी अबॉट को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। उनकी जगह अब मैल्कम टर्नबुल देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। लिबरल पार्टी की आज संसदीय बैठक में फैसला लिया गया। पार्टी ने नए प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर वोटिंग कराई, जिसमें अबॉट को 44 और मैल्कम के खाते में 54 वोट आए। इससे पहले मैल्कम टोनी अबॉट की कैबिनेट में संचार तो खबरों के इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन जाते आते आपको बता दें कि भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन महिला युगल का खिताब जीत लिया है। विंबलडन के बाद सानिया हिंगिस की जोड़ी का ये लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। अमेरिकी ओपन महिला युगल के खिताबी मुकाबले में भी सानिया हिंगिस की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। पूरे मैच के दौरान उन्होंने विपक्षी जोड़ी को टिकने नहीं दिया। एक तरफा मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की केसी डिलाक्वा और कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेवेदोवा की जोड़ी को लगातार सेटों में 6-3, 6-3 से हरा दिया। पहला सेट 31 मिनट और दूसरा सेट 38 मिनट में जीतकर सानिया और हिंगिस ने अमेरिकी ओपन महिला युगल का खिताब जीत लिया। With all the pressure on us all the time, but yeah, we're really happy to come through. My first tournament, well, I won the mix last year here, so it's great to come back and win the women's doubles. You know, with Sania was her first Wimbledon title this season, and for me, just all of this is a bonus, and I wouldn't be here without you, everybody. Thank you for making me feel like home. Thank you. इससे पहले लिएंडर पेस ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर अमेरिकी ओपन का मिश्रित युगल खिताब अपने नाम किया। विंबलडन में भी हिंगिस के साथ मिलकर सानिया ने महिला युगल और पेस ने मिश्रित युगल का खिताब जीता था। सानिया ने पिछले साल भी अमेरिकी ओपन में मिश्रित युगल खिताब जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।